हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजियोलॉजी। जो फिजियोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड फिजियोलॉजिका से बना है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देखते हैं फिजियोलॉजी की। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विथ स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सेल्स के, टिश्यूज़ के, ऑर्गन्स के, ऑर्गन सिस्टम्स के। ठीक है, सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं, फिर टिश्यूज़ बहुत सारे मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मल फंक्शन है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल फंक्शंस की सेल कैसे नॉर्मल फंक्शन करती है, टिश्यूज़ कैसे, ऑर्गन्स कैसे और ऑर्गन सिस्टम्स कैसे। अब सबसे पहले हम सेल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जो सेल होती है वो दो टाइप्स की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। जैसे बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोट का एग्जांपल है ह्यूमन सेल। ठीक है, इसमें हम सिलेबस के सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और जितना मैं बताऊंगी उतना मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल को अगर हम देखें तो जो सेल होती है उसको पढ़ने के लिए उसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 7 to 10 नैनोमीटर होती है। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये सेल है। सेल के बाहर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कौन ला रहा है, सेल मेम्ब्रेन ला रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, इन दोनों को अलग करने का काम कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन कर रही है। ठीक है, ये क्या होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सो देयर इज़ फ्री एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ये सेल है, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को ये अंदर बाहर ट्रांसफ़र करने देगी। तो जैसे बाहर की कोई चीज़ है उसको अंदर आना है, अंदर की कोई चीज़ है जिसको बाहर जाना है, तो ये काम करवाती है कौन, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, कौन सी तीन चीज़ें, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जो लिपिड होता है वो 40% होता है, प्रोटीन 55% होता है और कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। जो लिपिड होता है वो कैसे अरेंज होता है, जो लिपिड होता है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। जो फॉस्फोलिपिड है वो लार्ज अमाउंट में रहेगा और कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में रहेगा। जो लिपिड होते हैं वो बायलेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे ये सेल है तो ये लिपिड्स की लेयर्स हैं, ये एक लेयर और ये दूसरी लेयर। ठीक है, तो ये बायलेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो जैसे ये सेल है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पे ये किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में ये सेल मेम्ब्रेन बनी होगी। अब इसका स्ट्रक्चर हम समझते हैं कैसे होता है। अब जो ये बायलेयर्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं ना फॉस्फोलिपिड, ये कैसे रहते हैं, जो इनका हेड वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, और इधर वाला हेड वाला पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है सेल के अंदर का, ये बाहर का, ये लेयर है। अब जो हेड पोर्शन रहता है ना वो हाइड्रोफिलिक रहता है और जो टेल वाला पोर्शन रहता है ये हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ये वाटर के साथ, मतलब वाटर को पसंद करेगा, और हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डरेगा।
ठीक है, इसलिए ये अंदर की तरफ रहता है और जो हेड वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहता है, मतलब वो वाटर से बाइंड करेगा, वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जो टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक होता है। अब बीच-बीच में देखो जो अब फॉस्फोलिपिड तो लार्ज अमाउंट में रहता है, जो कि ये लेयर्स बनाता है, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर। लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट में रहता है वो कहाँ रहता है? यहाँ पे बीच-बीच में रहता है। बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा प्रेज़ेंट रहता है। ये क्या है? हमारा कोलेस्ट्रॉल है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन का जो बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये अच्छे से बना रहे, इसको इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कोलेस्ट्रॉल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब लिपिड का फंक्शन क्या-क्या होता है? फंक्शन, एनी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस कैन क्रॉस एनी सेल्स। अब देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये कैसा बना हुआ है? ये लिपिड्स का बना हुआ है, ठीक है। अब लिपिड्स का बना हुआ है तो कोई भी लिपिड सॉल्युबल चीज़, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, ये क्या होता है? लिपिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं। तो कोई भी चीज़ बाहर से, ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर से इसमें मिक्स हो जाएगी, तो फिर वो इजीली अंदर की तरफ ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो यहाँ पे लिपिड के साथ मिक्स नहीं होगी, तो वो अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। तो एनी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस कैन क्रॉस एनी सेल। अब कोई भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो किसी भी सेल को बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जो लेयर है वो किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है, इसलिए। अब देखो, जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कैन नॉट पास थ्रू द लेयर। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो लिपिड वाली लेयर है, तो उसमें वो लिपिड सॉल्युबल चीज़ों को ही क्रॉस होने देगी, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है वो उनको क्रॉस नहीं होने देगी। अब लिपिड के बाद सेकंड आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन किस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन में? तो जो प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है? जो सेंट्रल लिपिड लेयर है उसको, पूरे सरफेस को उसको कवर करता है, ठीक है। जैसे ये हमारी बायलेयर्ड है लिपिड की, तो ये क्या करेगा? पूरे को कवर करके रखता है प्रोटीन, ठीक है। पूरे को कवर करके रखेगा और क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, किसको? लिपिड बायलेयर को। जो लिपिड की बायलेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेगा? ये प्रोटीन रहेगा, तो प्रोटीन क्या करेगा? इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा, लिपिड लेयर को, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। अब जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। इसी को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं और इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये क्या करेगा? कवर एंटायर थिकनेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये वाला जो चैनल है ना, मतलब ये वाला पूरा लिपिड बायलेयर का, इसको पूरे को कवर करके रखेगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ ये पूरा प्रोटीन है, ठीक है। तो ये पूरे जो बायलेयर्ड स्ट्रक्चर को कवर करके रखेगा वो कौन सा होता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है वो क्या होता है? या तो वो अंदर की तरफ रहेगा यहाँ पे कहीं पे, और या तो फिर वो बाहर की तरफ रहेगा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। या तो वो बाहर की तरफ रहेगा या तो वो इधर अंदर की तरफ रहेगा, और जो इंट्रिंसिक है वो पूरे में रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत काम आएगा। तो इसको अच्छे से हमें समझना है कि इंटीग्रल प्रोटीन किसको बोलते हैं या इंट्रिंसिक प्रोटीन किसको बोलते हैं, जो बायलेयर्ड स्ट्रक्चर को पूरा कवर करे। ये देखो, ये सेल है, ये उसकी लेयर है, ये बाहर वाला पूरा एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इधर, और ये सेल के अंदर की बात है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब ध्यान से देखो, तो ये बाहर से पूरा अंदर तक पूरे को कवर करके रखा है, तो ये वाला क्या है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब अगर वो थोड़ा सा प्रोटीन बाहर अंदर की तरफ रहे या बाहर की तरफ रहे, तो ये वाला क्या होता है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं या जो इंट्रिंसिक प्रोटीन रहता है, ये कौन से चैनल प्रोटीन्स रहते हैं, कैरियर प्रोटीन्स रहते हैं, एंटीजन्स रहते हैं। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रहता है वो अगेन दो टाइप्स का होता है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर के साइड प्रेजेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है
देखो ये वाला तो इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, ठीक है। अब ये सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट है तो ये इंट्रासेलुलर हो जाएगा, और ये सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो इंटीग्रल प्रोटीन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी टू सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको कौन मेंटेन करके रखता है? इंटीग्रल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन क्या करेंगे? डिफ्यूजन ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। अब देखो लिपिड लेयर होती है, तो लिपिड सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो तो लिपिड में डिज़ोल्व होके, ये लिपिड वाले स्ट्रक्चर में डिज़ोल्व होके बाहर से अंदर की तरफ आ सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होती, जैसे वाटर सॉल्युबल, तो वो कैसे आएगी? तो वो इन चैनल्स की हेल्प से आएगी, ठीक है। वो कैसे आएगी? इन प्रोटीन चैनल्स की हेल्प से आती है बाहर से अंदर। तो चैनल प्रोटीन क्या करेंगे? वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को भी पहुंचाएंगे। कैरियर प्रोटीन्स क्या करेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराएंगे, पंप आयन ट्रांसपोर्ट कराएंगे, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन, कुछ कुछ जो प्रोटीन होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं, तो वो किसकी तरह काम करेंगे? रिसेप्टर साइट्स का। मतलब कि जो बाहर हॉर्मोन्स वगैरह हैं वो कब एक्टिवेट होते हैं? जब वो किसी रिसेप्टर के थ्रू एक्टिवेट करते हैं खुद को। तो जो रिसेप्टर साइट्स हैं उसकी तरह भी रिएक्ट करते हैं, कुछ कुछ एक्ट करते हैं कुछ कुछ प्रोटीन्स। अब एंटीजेंस की बात करें तो इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी किसका फंक्शन होता है? किन्हीं किन्हीं प्रोटीन्स का फंक्शन होता है। अब कार्बोहाइड्रेट पे बात करते हैं। हमने लिपिड देखा, ठीक है, प्रोटीन देखा, अब कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ईजी है। कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ अटैच रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ अटैच रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। देखो जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है वो है ना दोनों फॉर्म्स में रहेगा, या तो वो प्रोटीन के साथ अटैच रहेगा या तो वो लिपिड के साथ अटैच रहेगा। अगर वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, अगर वो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और जो अकेले खुद से उसने मेम्ब्रेन को कवर करके रखा है, ठीक है, इस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलेक्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकेलेक्स। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो वो जो नेगेटिव चार्ज चीज़ें उनको सेल के अंदर बाहर मूवमेंट नहीं करने देगा, ठीक है। और ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है? टाइट फिक्सेशन ऑफ सेल में, मतलब ये एक सेल है ये दूसरी सेल है, तो इन दोनों को अच्छे से फिक्स करके रखने का काम भी किसका होता है? ग्लाइकोकेलिक्स का। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट होगा, ये दोनों आपस में अच्छे से सेल को फिक्स करके रखेंगे, ठीक है। अब सम CHO फंक्शन एज ए रिसेप्टर फॉर हॉर्मोन्स। कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट किसकी तरह भी काम करते हैं? हॉर्मोन्स की रिसेप्टर साइट्स, हॉर्मोन्स के लिए रिसेप्टर्स की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो अब देखो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में हमने जो तीनों के फंक्शंस पढ़े ना, लिपिड के जो फंक्शंस पढ़े, प्रोटीन के जो पढ़े, कार्बोहाइड्रेट के जो पढ़े, उन सबको मिक्स करके लिख देना। प्रोटेक्टिव फंक्शन, अब सेल मेम्ब्रेन है तो सेल के अंदर की सारी चीज़ों को क्या करके रखेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी। सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल है मतलब कि सारी चीज़ों को अंदर बाहर नहीं जाने देगी, कुछ कुछ चीज़ों को ही अंदर बाहर मूवमेंट करने देगी। सिलेक्ट करके वो डिसाइड करती है कि क्या अंदर आएगा क्या नहीं आएगा, हर चीज़ अंदर बाहर नहीं हो सकती। एब्जॉर्प्टिव फंक्शन है, एब्जॉर्ब करेगी, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बाहर है उनको अंदर की तरफ लेके आने के लिए एब्जॉर्ब करेगी। एक्सक्रीटरी फंक्शन, अंदर की तरफ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है तो उसको बाहर निकालेगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बाहर से O2 को अंदर लेगी और CO2 को बाहर भेजेगी। जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की वजह से क्या होता है? जो सेल का शेप और साइज़ है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। अब हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म देखते हैं। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि जो सेल होती है उसके लिए हमें तीन चीज़ें पढ़नी है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है ना वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। अब ये कैसा होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है।
जेली लाइक मटेरियल होता है। क्लियर लिक्विड जो पोर्शन होता है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ कुछ पोर्शन एकदम क्लियर बिल्कुल वाटर की तरह होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। और इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज रहती है, मतलब सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, पेरोक्सीसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज रहती है ना, वो सब लिमिटिंग मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहती है, लेकिन दो ऑर्गेनेलीज ऐसी रहती है जो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स के बिना रहती हैं। तो वो कौन सी होती है, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन, ठीक है। राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन ये बिना मेम्ब्रेन्स के रहते हैं। अब हम एक एक को पढ़ते हैं, ये ऐसा जितना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा ऑर्गेनेलीज या इसके बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसको हम नॉर्मल सिर्फ फंक्शंस देख लेंगे कि होता क्या है, क्या क्या करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, रफ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होता क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें राइबोसोम्स रहते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और ये ऑटोफेगोसोम का काम करता है। ऑटोफेगोसोम मतलब क्या होता है, ऑटोफेगोसोम मतलब बाहर से, जैसे ये सेल है, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया आया तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये क्या करेगा, ये इसको ऐसे करके बाउंड कर लेगा। अब बैक्टीरिया को इससे बाउंड कर लिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगोसोम, ठीक है। ऑटोफेगोसोम का काम करेगा, मतलब बैक्टीरिया को खा जाएगा और फिर क्या होगा, ये अच्छे से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ऑटोफेगोसोम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, कुछ कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोरेज करने का काम भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी दो मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मूथ होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है, ठीक है। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होती है, फोल्डेड होती है। ये अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड होती है, ठीक है। बाहर वाली प्लेन होती है, स्मूथ। तो जो फोल्डेड होती है उसके इनवर्ट प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, मतलब जो अंदर की तरफ फोल्डेड है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करेंगे, एटीपी को बनाएंगे। फिर एटीपी किस काम आता है, जब एटीपी टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है वो किस में काम आती है, सेलुलर एक्टिविटीज, सेलुलर फंक्शन, मतलब सेल को क्या एक्टिविटी करनी है, क्या फंक्शन करना है, उस सब में क्या काम आती है, ये एनर्जी काम आती है। इसको कौन बनाती है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। गोल्गी एपेरेटस को देखेंगे तो ये क्या करती है, ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ग्लाइकोप्रोटीन अगेन हमने कहाँ पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा कि जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो वो क्या बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है वो किस में हेल्प करेगा, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। तो वो कहाँ से बनता है, गोल्गी एपेरेटस से बनता है। लाइसोसोम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोक्सिलेज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन होता है, इसको अच्छे से समझना। हेटेरोफेगी एक फंक्शन होता है, दूसरा होता है ऑटोफेगी। हेटेरोफेगी में क्या होता है कि बाहर सेल है, सेल ने बैक्टीरिया को खा लिया, सेल ने बैक्टीरिया को खा लिया, ठीक है। उसको हम बोलते हैं फेगोसोम, ठीक है। फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, जो प्रोसेस होती है कि सेल बैक्टीरिया को खा ले तो उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। जब सेल के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो उसको हम फेगोसोम बोलेंगे। अब अंदर सेल है, इसके अंदर बैक्टीरिया चला गया तो लाइसोसोम क्या करेगा, ये लाइसोसोम आया, इससे उसने हाय हेलो की, ठीक है, बैक्टीरिया से कि ये कौन है। अब लाइसोसोम को पता है कि ये कोई और चीज़ है, तो लाइसोसोम ने क्या किया, बैक्टीरिया के साथ दोस्ती कर ली और क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम। जो लाइसोसोम है वो बैक्टीरिया के साथ फ्यूज़ हो गया और क्या बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। जैसे ही वो सेकेंडरी लाइसोसोम बनेगा ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स थे, हमने पढ़ा हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स थे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर लेंगे या डिग्रेड कर देंगे। डाइजेस्ट और डिग्रेड का मतलब क्या होता है, या तो उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है, मार डालेंगे, और या तो उसको क्या करेंगे, बाहर फेंक देंगे सेल से, ठीक है। क्या करेंगे, सेल से बाहर फेंक देंगे।
वैसे ही ऑटोफेगी होते हैं। ऑटोफेगी में क्या होता है, इसको हेटेरोफेगी क्यों बोल रहे थे, क्योंकि बैक्टीरिया कोई दूसरी चीज़ है जो सेल के अंदर आ रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेल के अंदर खुद ही कोई ऑर्गेनली में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या सेल डेड हो जाती है। समझ लो ये सेल है, ये डेड हो चुकी है, इसके अंदर सारी चीज़ें ये डेड हो चुकी है। ठीक है, अब इसको कैसे ख़त्म करें, ये तो इन्फेक्शन फैलाने लगेगी, वरना अगर डेड सेल्स पड़ी रहे या इन्फेक्टिव सेल्स पड़ी रहे तो आजू बाजू की बाकी सेल्स को भी प्रॉब्लम देगी। तो जो अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है ना, वो क्या करता है, इसको डिग्रेड कर देता है, मतलब इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, पेरोक्सिसोम की। पेरोक्सिसोम क्या करता है, जो पेरोक्सिसोम होता है इसके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं इनको रिमूव करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स खाओ, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत हेल्दी होते हैं, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट है। तो वो क्या होता है, जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, उसी को हम ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये बहुत हार्मफुल होते हैं, इन्हीं से कैंसर तक होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स से। तो इनको रिमूव करने का जो काम होता है वो कौन करता है, ऑक्सीडेज एंजाइम करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेज एंजाइम है ये कहाँ से बनता है, पेरोक्सिसोम से बनता है। फिर राइबोसोम्स आते हैं। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट होते हैं और कहीं कहीं सेल के अंदर फ्री फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। जो साइटोस्केलेटन है वो, उसमें 3 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल। अब नाम ही है साइटोस्केलेटन, मतलब सेल के स्केलेटन का काम कर रहा है। ठीक है, स्केलेटन क्या करेगा, सेल का शेप मेंटेन करेगा, सेल को सपोर्ट करेगा, जो सेल मूवमेंट्स करती है उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, जो सेल एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अगेंस्ट में एक्शन करती है, रिएक्ट करती है, उसमें भी कौन हेल्प करेगा, साइटोस्केलेटन। फिर न्यूक्लियस आ जाता है। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करेगा, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटीज़, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसी के कंट्रोल में होकर होती है। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा कि ग्रोथ कितनी करनी है, कब करनी है, रिप्रोडक्शन कब करना है, कब नहीं करना है, कब ज़रूरत है। आरएनए का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का। कंट्रोल सेल डिवीजन थ्रू जीन्स। ठीक है, सेल के डिवीजन को कंट्रोल करेगा किसके थ्रू, जीन्स के थ्रू। स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन जीन्स, जीन्स में किसको स्टोर करके रखता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इसको हम कंटिन्यू पार्ट में। थैंक यू।